टीडीएस कट गया है फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर। क्या इसका रिफंड हमें मिल सकता है? अगर हमारी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर इनकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, यानी ब्याज जो वो 1 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम 12 लाख के अंदर है, तो क्या टीडीएस का रिफंड हमें मिल सकता है? कई लोगों का ये सवाल होता है। कई बार जो बैंक है वो आपका टीडीएस काट लेती है। बैंक यहां पर एक लिमिट के ऊपर जैसे ही आपका ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस काट लिया जाता है, और ये जो टीडीएस काटा जाता है वो सरकार को जमा कर दिया जाता है। सरकार उसे आपके 26A फॉर्म के अंदर अपडेट कर देती है, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में उस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। लेकिन क्या सच में रिफंड आपको मिलता है? क्या सच में यहां पर कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पर आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या कोई ऐसा तरीका है जिससे टीडीएस ही ना काटा जाए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अगर जो टीडीएस काटा गया है बैंक द्वारा, इसको कैसे हम क्लेम कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, बैंक टीडीएस ना काटे उसके लिए भी क्या हमें करना है, कई सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी और इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है तो दिए गए नीचे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, 2 और 4, ITR 3 फिलहाल अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो ITR 1, 2, 4 अगर आपको फाइल करवानी हो तो दिए गए नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनकम टैक्स के रिप्लाई की, अगर कोई नोटिस का रिप्लाई करवाना हो तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस कट गया है, एफडी इंटरेस्ट पर क्या रिफंड मिलेगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानिएगा कि बैंक यहां पर टीडीएस आपका क्यों काटता है। क्या बैंक पागल है? क्या बैंक बेवकूफ है कि वो चलते फिरते आपका टीडीएस काट लेगा? नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स के अंदर नियम बनाकर रखा है जो बैंक भी फॉलो करता है, यानी जो बैंक का जो स्टाफ है वो फॉलो करता है। क्या नियम है? नियम यह कहता है कि अगर बैंक के अकाउंट में आपकी एफडी है, बैंक ये नहीं देखता कि आप क्या करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक ये देखता है कि अगर उसके खाते में कोई एफडी है जिसमें आपका नाम है, तो इस केस में बैंक उस एफडी इंटरेस्ट पर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। आपकी टोटल इनकम से कोई मतलब नहीं है उसे, यानी कि आपकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, रेंट इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप हैं, इंटरेस्ट इनकम है, या कोई डिडक्शंस आप लेते हैं, ओल्ड रिजिम में है या आप न्यू रिजिम में है, आपकी टैक्स लायबिलिटी भले ही नील क्यों ना हो, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक का स्टाफ हर एक एफडी होल्डर को फोन करके नहीं पूछेगा आपकी कितनी इनकम है, क्या है, उनको क्या मतलब है। उनका एक समय होता है, उस पीरियड के अंदर उन्हें अपना काम करना होता है, और उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट क्रॉस हो गया लिमिट से तो इस केस में वो टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। एक बेसिक नियम जो है वो सभी बैंक के स्टाफ को बताया जाता है। क्या नियम है वो? तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस यहां पर आपका 10% की रेट पे काटा जाएगा अगर एफडी इंटरेस्ट जो है पूरे साल में 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया। जनरल पब्लिक के केस में जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है। अगर सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ज्यादा है, तो 1 लाख से ऊपर अगर आपका ब्याज चला गया, अच्छा ये जो ब्याज मैं बता रहा हूं वो हर एक बैंक पर अप्लीकेबल रहेगा, यानी ये जो 50,000 1 लाख की लिमिट है, हर एक बैंक अपने हिसाब से ये लिमिट रखता है, यानी हर एक बैंक के लिए ये लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि 4 बैंकों में आपने किया तो 4 बैंकों को मिलाकर 50,000 है, ऐसा नहीं है। हर एक बैंक के लिए 50,000 की लिमिट है, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक से कांटेक्ट कभी नहीं करता, शेयर नहीं करता, इस वजह से यहां पर ये जो लिमिट है वो पर बैंक देखनी होगी। एंड अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो इस केस में 20% टीडीएस रेट काट लिया जाएगा। तो इस वजह से यहां पर आपका टीडीएस जो वो काटा जाता है, भले आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी भी क्यों ना हो, बैंक को कोई मतलब नहीं है आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है, आप कितना टैक्स भर रहे हैं, आपकी कितनी इनकम है। बैंक को तो सिर्फ इतना मतलब है कि एफडी उनके खाते में आ रही है, ब्याज वो जो लगा रहे हैं पूरे साल का ब्याज देखेंगे, 50,000 से ज्यादा है, कम है, या 1 लाख से ज्यादा है, कम है, सिर्फ इतना ही उन्हें देखना है, तो केस में टीडीएस काट लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एफडी इंटरेस्ट आपने 20 लाख की एफडी करवाई थी, 6.5% का रेट चल रहा है, तो 1,30,000 की एफडी इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा 1,30,000 सीनियर सिटीजन है, 1 लाख से क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर 10% टीडीएस पूरे पे काटा जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंक पूरे 1,30,000 पे काटेगा, ऐसा नहीं है 50,000 छोड़ के या 1 लाख छोड़ के बाकी के 30,000 पे काटेगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे पे यहाँ पर 10% कटने वाला है, 30,000 पर नहीं कटेगा, पूरे पे कटेगा। तो 13,000 रुपए टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी पेंशन इनकम है, रेंट इनकम है, टोटल इनकम आपकी हो गई 9,70,000 रुपए। इस पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो यहां पर आपको एक तो 30% डिडक्शन मिल जाता है, यहां पर 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। टोटल इनकम आपकी 8,23,000 रुपए निकल कर आती है। इस पर अगर हम टैक्स देखें न्यू रिजीम के हिसाब से तो 22,300 रुपए का टैक्स होगा, जिसमें आपको रिबेट भी मिल जाता है, क्योंकि 12 लाख के अंदर इनकम है। ये जो 9,70,000 रुपया ये आपकी 12 लाख के अंदर इनकम है। तो जब 12 लाख के अंदर इनकम होती है तो आपको 87A का रिबेट मिलता है। 12 लाख तक की इनकम के लिए 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ होता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ 22,300 रुपए का टैक्स है, तो ये पूरा का पूरा टैक्स आपका माफ होगा। ये 13,000 जो टीडीएस काटा था ये आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इसका क्लेम जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा ये 12 लाख आपके लिए नील क्यों है ये समझिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 87A रिबेट है। टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख तक है या उससे कम है और रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर आप है, एनआरआई नहीं होने चाहिए, एचयूएफ नहीं होने चाहिए, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए, तो 100% आपका टैक्स माफ हो जाएगा। कब तक? 60,000 रुपए तक। तो 60,000 रुपए तक का आपका जो टैक्स है वो नील हो जाएगा। यहां पर आपको जो देखना है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम देखनी है, याद रखिएगा, स्पेशल इनकम नहीं देखनी है। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या विनिंग की इनकम है, इन लोगों के लिए रिबेट 87A अलाउ नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, 4 लाख से ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ टैक्स लायबिलिटी आप पर आ जाएगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई 60,000 का रिबेट नहीं मिलेगा। अच्छा एफडी इंटरेस्ट जो है वो कोई स्पेशल इनकम तो है नहीं, जिस तरह से ये है, ये नॉर्मल इनकम में आती है, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, और टोटल इनकम में एफडी इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है, ना कि स्पेशल रेट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में आपको 20% टैक्स रेट लगता है, लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% लगता है और विनिंग में आपको 30%। ऐसा अलग से टैक्स रेट एफडी इंटरेस्ट में नहीं होता। तो जो भी यहां पर सेपरेट टैक्स रेट नहीं है, ये टैक्स स्लैब जो है वो एप्लीकेबल रहती है न्यू रिजिम की। अगर आप ओल्ड में जाते तो ओल्ड रिजिम रहेगा। 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख की बात करें तो 20%, और 20 से 24 में 25, और फिर आपका 24 से ऊपर गया है तो 30% टैक्स रेट। तो इस हिसाब से टैक्स स्लैब लगता है। 12 लाख तक होगा तो कोई टैक्स नहीं, 12 लाख से क्रॉस हो गया तो इस टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। एफडी इंटरेस्ट पे 20% भी 30% भी टैक्स लग सकता है अगर आप उस टैक्स लेवल में आते हैं। क्या आप टीडीएस रिफंड ले सकते हैं? कैसे लेंगे? तो इनकम टैक्स रिटर्न, इसके लिए आपको फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, जो भी एप्लीकेबल आईटीआर है 1, 2, 3, 4, और एफडी इंटरेस्ट जो है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। बाकी सभी इनकम जो है वो आपको प्रॉपर हेड में दिखानी है, चाहे वो सैलरी, पेंशन, रेंट, बिजनेस क्यों ना हो। 26AS AIS जरूर चेक करें, टीडीएस प्रॉपर आया है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपकी टोटल इनकम जो 12 लाख के अंदर होगी, कोई टैक्स नहीं होगा, तो उस केस में पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, और ये रिफंड आपके सीधा बैंक खाते में आता है। जो भी बैंक अकाउंट आप वैलिडेट करेंगे वहां पर पैसा आ जाएगा। कौन सा आईटीआर फॉर्म कब आपको यूज करना है? तो 4 आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 1, 2, 3, 4। 1 के अंदर सैलरी, पेंशन, एफडी इंटरेस्ट आ गया, सेविंग अकाउंट, अदर इंटरेस्ट आ गया। आपका टोटल इनकम 50 लाख तक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ड्यू डेट है आपकी 31 जुलाई 2026। आईटीआर 2 कब आएगा? जब आपको एफडी इंटरेस्ट, साथ में कैपिटल गेन, शेयर प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड से हो गया, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन इनकम होगी तो चलेगा। 31 जुलाई इसके लिए भी ड्यू डेट रहेगी। आईटीआर 3 की बात करें, एफडी इंटरेस्ट, बिजनेस प्रोफेशन इनकम अगर आपकी है, जैसे ट्रेडर, शॉप हो गई, कंसल्टेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, प्रोफेशन है, कैपिटल गेन की भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की भी है, तो इस केस में 31 अगस्त 2026 रहेगा। तो आईटीआर 3 बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए, आईटीआर 2 कैपिटल गेन वालों के लिए। आईटीआर 4 की बात करें तो एफडी इंटरेस्ट के साथ मान लीजिए अगर आपकी बिजनेस इनकम है प्रेजेंटिव 44AD 44ADA, टोटल इनकम 50 लाख तक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन या फिर यहां पर बिजनेस इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, बुक्स मेंटेन यहां पर नहीं आएगा। तो 31 अगस्त 2026 आपकी ड्यू डेट है।
तो जो भी आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल है उसमें आप अपना एफडी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर ड्यू डेट चली गई तब क्या होगा? तो दो तरीके से आप रिफंड ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आईटीआर ड्यू डेट चली गई तो यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं। एक तो बिलेटेड रिटर्न, यानी ड्यू डेट के बाद आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। सिर्फ 1000 से लेकर 5000 की पेनल्टी आपको लगती है। 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000, 5 लाख से नीचे है तो 1000 रुपए। टीडीएस भले आपका डिडक्ट हो, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अगर नील है तो रिफंड आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलेटेड की भी डेट चली गई तो आईटीआर में तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो एक और तरीका है जिसके अंदर कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ती है सेक्शन 1192B के अंदर। अगर आपकी बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट जा चुकी है, 31 दिसंबर जा चुका है, तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट करनी है। जेन्युइन हार्डशिप बतानी है कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे पास जिस साल मैंने आईटीआर नहीं भरी थी कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, मेडिकल कंडीशन आ गई, इस वजह से। तो कारण आपको बताना होगा। अगर ये कारण आप बता देते हैं, जो ऑफिसर है डिपार्टमेंट जो है वो आपको ऑर्डर देगा 119 का, इस ऑर्डर के बेसिस पर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे और रिफंड क्लेम कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस केस में पूरा रिफंड आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने आईटीआर यू भर दी, कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, टीडीएस को अवॉइड करने के लिए क्या करें कि भाई इतना झंझट करना ही नहीं पड़े, मुझे आईटीआर भरनी नहीं पड़े, तो उसके लिए भी तरीका दिया गया है। अगर आपकी टोटल इनकम जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो उस केस में आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। 15G यानी 121 या 15H है। इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है वो 15G या 121 भर सकता है। टोटल इनकम आपकी 4 लाख के अंदर होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। 15H यानी 121 फॉर्म है, सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा है। टोटल इनकम आपकी अगर 12 लाख तक है, इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 87A रिबेट दोनों मिल जाता है, टैक्स लायबिलिटी आपकी नील है। ये लिमिट जो है वो फॉर्म भरने की है। कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि सर यहाँ पर जो 60 से कम है उनके लिए भी 12 लाख होगा, ऐसा नहीं है। आईटीआर भरोगे तो 12 लाख है, लेकिन फॉर्म अगर आपको भरना है तो उसके लिए 4 लाख की लिमिट है। 87A रिबेट का आपको क्लेम नहीं करना है। कब सबमिट करना है? तो जब आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, यानी अप्रैल महीने में, या फिर जैसे ही आप एफडी करवाते हैं इमीडिएटली आपने फॉर्म जाकर जमा कर दें। कहां सबमिट करना है? तो बैंक ब्रांच में, फिजिकल फॉर्म में, या फिर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। एक बार आपने ये फॉर्म जमा कर दिया तो बैंक यहां पर फिर आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी, ना ही कोई आपको रिटर्न बनना है, ना ही कोई रिफंड लेने की जरूरत होगी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। अगर आपकी बाद में मालूम पड़ता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपने फॉर्म भर दिया, बाद में पता चला कि आप तो टैक्सेबल में आ गए, टैक्स भरना आ गया, तो उस केस में आप आईटीआर भर के टैक्स भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत डिडक्शन डिक्लेरेशन दिया है तो पेनल्टी और ब्याज यहां पर आपको लग सकता है। बात करते हैं अगर जॉइंट होल्डर है तो उस केस में कैसे क्लेम किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा टैक्स लायबिलिटी एफडी इंटरेस्ट की जो है वो फर्स्ट होल्डर पर रहती है। टीडीएस डिडक्ट जो है पैन होल्डर जो फर्स्ट होल्डर का होता है उस पर डिडक्ट किया जाता है। यानी 26A में किसमें दिखेगा? जो फर्स्ट होल्डर होगा, यानी हस्बैंड अगर फर्स्ट होल्डर है तो उसके 26A में टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, सेकंड होल्डर अगर वाइफ है तो वो इररिलेवेंट है, भले ही उसकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। तो फर्स्ट होल्डर को यहां पर इंपॉर्टेंट है कि टोटल इनकम जो फर्स्ट होल्डर की है अगर वो 12 लाख से अंदर है और टैक्स लायबिलिटी नील है तो उसके इसमें पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, भले ही सेकंड होल्डर की इनकम 12 लाख से ज्यादा क्यों ना है। एग्जांपल के तौर पे मिस्टर ए, मिस्टर बी है, टोटल एफडी इंटरेस्ट 1 लाख का था, टीडीएस कटा 10,000 रुपए, एक की इनकम है 9.5 लाख रुपए, बी की इनकम है 15 लाख रुपए। तो यहाँ पर एक की इनकम 9.5 लाख है, टैक्स नील है, तो ये रिफंड क्लेम कर पाएंगे, कोई टैक्स नहीं देना है। भले बी की सेकंड होल्डर की इनकम जो है वो 15 लाख है, वो कंसिडर नहीं करनी पड़ी, वो टैक्सेबल क्यों ना है, तो यहाँ पर फर्स्ट होल्डर की देखी जाएगी। तो उस केस में ए यहाँ पर क्लेम कर लेगा, पूरा पूरा 10,000 का रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, ये कब अप्लीकेबल होगा? जब फर्स्ट होल्डर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर सेकंड होल्डर ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस केस में ध्यान रखिएगा, वाइफ, अगर वाइफ के बदले हस्बैंड ने कर दिया और वाइफ को आपने फर्स्ट होल्डर रख दिया तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है इनकम टैक्स में, और उस केस में जो हस्बैंड है उसके अंदर इनकम इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हमेशा कभी भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे फर्स्ट होल्डर ही रखें। सेकंड होल्डर रखेंगे तो दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि बैंक फर्स्ट होल्डर के नाम से टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और सेकंड होल्डर जो हस्बैंड होगा तो उस केस में लायबिलिटी उस पर आएगी, तो यहां पर आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ सकते हैं। तो हमेशा ज्वाइंट एफडी के अंदर फर्स्ट होल्डर जो भी होता है वो हस्बैंड को रखे। पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड आ जाएगा, अगर वाइफ कर रही है तो वाइफ फर्स्ट होल्डर आएगी। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर रिफंड जो है वो सिर्फ फर्स्ट होल्डर के पर्पस के हिसाब से ही देखा जाता है।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अगर पुरानी डिमांड खड़ी है तो वो आपके रिफंड के सामने एडजस्ट हो सकती है। अगर आपके पुराने इनकम टैक्स डिमांड है या असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लीगल राइट है, वो आपके करंट ईयर का रिफंड जो है उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, या तो पार्शियली या पूरा का पूरा। पार्शियली है तो बाकी का जो बैलेंस है वो आपको दिया जाएगा, अगर पूरा कर दिया तो पूरा का पूरा रिफंड आपको नहीं मिलेगा। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 245 के अंदर, और ये ऑटोमेटिक होता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंटीमेशन 143 का आएगा वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ये जो डिमांड एडजस्ट करी है वो गलत है या ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, तो ऑनलाइन रिस्पॉन्स या फिर रेक्टिफिकेशन आपको फाइल करना पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑनलाइन जो पास्ट डिमांड होती है उसे हमेशा पे करके रखें, अदरवाइज आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है। अगर किसी की एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अगर एफडी होल्डर की डेथ हो गई तो जो लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां पर जो भी डेथ पर्सन है उसके बिहाफ पर रिटर्न फाइल करेंगे और टीडीएस क्लेम किया जाएगा। ये लीगली है, लीगल तरीका है, इससे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इनकम जो होगी अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक डेथ हो रही है वो डिकीज की मानी जाएगी, और टीडीएस अगर ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है डिकीज के नाम से तो रिफंड आप अलाउ होगा। लीगल हायर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपको डिकीज के अंदर जाकर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एज ए लीगल हायर को ऐड करना है, फिर रिटर्न फाइल करना है और रिफंड आप क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, डेथ के बाद लीगल हायर जो है वो उसका हिस्सेदार हकदार हो जाता है, तो फिर लीगल हायर के अंदर वो एफडी इनकम दिखाएंगे। यहां पर कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो लीगल हायर के अकाउंट में जो है वो ऐड हो जाएगा, लीगल हायर का जो अकाउंट है वहां पर ऐड हो जाएगा, तो उसके खाते में पैसा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ऑफ डिकीज, लीगल हायर प्रूफ, सर्वाइविंग मेंबर, सक्सेशन सर्टिफिकेट, विल जो भी है, या बैंक डिटेल ऑफ लीगल हायर। यहां पर ध्यान रखिएगा, डेथ की वजह से आपका जो रिफंड है वो कैंसिल नहीं हो सकता। भले व्यक्ति की डेथ हो गई है, रिफंड तो घर वालों को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा फैमिली को 26A चेक करते रहना चाहिए, जो भी डिकीज पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है। एंड कोई भी जो रिफंड है, कई बार क्या होता है लोगों को अवेयर नहीं होती है, वो अपना रिफंड लेट अप गो कर देते हैं। कई सारे ऐसे अनक्लेम जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर रिफंड डिले होता है तो उसका ब्याज भी आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, लॉ आपको ब्याज भी देता है 6% पर एनम, हर साल 6% यानी 0.5% पर मंथ। ये आपको फ्रॉम द डेट ऑफ डिले, तब से लेकर जब तक आपको ग्रांट नहीं होता, यानी जब से आपने आईटीआर फाइल करी तब से लेकर रिफंड नहीं होता। अच्छा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। और ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरेस्ट मिला है आपको वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नेक्स्ट ईयर की आईटीआर में दिखाना होता है। टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, इन तीनों ही केस में अगर रिफंड आपका डिले हुआ है तो इंटरेस्ट ब्याज आपको मिलता है। रिफंड डिले सरकार जो है वो खुद आपको देती है। कई बार छोटा मिनिमम रिफंड अमाउंट भी होता है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई मिनिमम अमाउंट है तो स्मॉलेस्ट अमाउंट जैसे 100 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपया, ये भी सरकार आपको पे करती है। लोगों को गलतफहमी होती है कि 1000 रुपये से कम रिफंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप रिफंड कंप्लीटली क्लेम कर सकते हैं, लीगली है ये। अमाउंट साइज यहां पर रिलेवेंट नहीं करता। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आप आईटीआर फाइल करें, स्मॉल अमाउंट भी क्यों ना है, आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिफंड इज अलाउड इवन पैन वाज नॉट गिवन इनिशियली। अगर पैन आपने स्टार्टिंग में नहीं दिया है तो इस केस में क्या होता है, बैंक आपका 20% टीडीएस रेट काट लेती है, और यहां पर आपका जो फाइनल टैक्स पेबल है अगर निल है तो इस केस में आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको बैंक में जाकर पैन को अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर आप अपडेट करवा देते फिर आईटीआर फाइल करेंगे, टोटल इनकम अगर आपकी निल है, बिलो टैक्सेबल लिमिट है, भले ही 20% टीडीएस क्यों ना काटा है, ये रिफंडेबल होगा। ऐसा नहीं है कि 20% काट लिया तो आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया या आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो टीडीएस रेट का मतलब नहीं है कि आपका रिफंड रुक जाएगा। अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी निल है तो इस केस में आप आईटीआर भर के एक्सेस टीडीएस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आप 5%, 10% में आ रहे और 20% टीडीएस काट लिया तो बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि बैंक में जाकर वो पैन कार्ड अपडेट करवाएं, वो जो टीडीएस है वो आपके 26AS में दिखना चाहिए। कई बार बैंक गलतियां कर देते हैं, पैन नहीं डालते, 20% काट लेते हैं, उस केस में कई लोगों का पैसा जो है वो अटक जाता है। तो हमेशा पैन जो है अपने बैंक को जरूर दें अगर आप एफडी करवाते हैं। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट फेलियर होता है तो भी आपका टीडीएस रिफंड अटक सकता है। अगर आपने गलत आईएफएससी कोड, इनएक्टिव, क्लोज बैंक अकाउंट डाल दिया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, या फिर बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया है, नेम में मिसमैच है, तो उस केस में आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा रिफंड रिलीज करता है सिर्फ प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में, ताकि फ्रॉड और मिस क्रेडिट को रोक सके। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर है तो प्रॉपर इसको प्री वैलिडेशन ओटीपी नेट बैंकिंग से कर ले और प्राइमरी अकाउंट इसमें सिलेक्ट करके रखे जिसको भी आप रिफंड के लिए चुनते हैं। अगर आपका रिफंड अमाउंट जो है वो फेल हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट फेल हो जाता है पैसा आने के लिए, तो वापस करेक्ट डिटेल आप डाल के रिवैलिडेट करें और ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पर आपको रीइश्यू रिक्वेस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर वापस रिटर्न बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा फेल हो जाता है, बैंक अकाउंट फेल हो जाता है, तो वापस आप अपडेट कर दे, रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट कर दे, पूरे तरीके से नए तरीके से रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका टीडीएस कटा है, एफडी इंटरेस्ट पे आपकी इनकम 12 लाख के अंदर है और टीडीएस अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आपको रिफंड मिलना तय है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, बिलो टैक्सेबल लिमिट है, 12 लाख के अंदर है, सरकार आपको रिफंड पैसा वापस दे देती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।